गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक करंट टॉपिक पे जो काफी चर्चा में चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। और क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, ओके, कॉम्प्लेक्सिटी है, और हम बात करें इसमें कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं ये इस इशू के सामने, इस टॉपिक के सामने, ये सब हम इसको डिटेल में बात करेंगे। तो देखते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। वन नेशन एंड वन इलेक्शन, ये आज का टॉपिक है, ठीक है। अभी रिसेंटली हम न्यूज की बात करें तो 1 सितंबर की न्यूज, जब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई एक हम 18 से 20 सितंबर को स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट का, जिसमें एक इस बिल को लाने की बात की जा रही है कि ओवरऑल नेशन हम क्या कर रहे हैं कि सभी स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट, ओके, इनके इलेक्शंस को एक साथ ऑर्गेनाइज कराना है। ओके, तो उसके लिए एक कमेटी गठित की गई। उसी के जस्ट अगले दिन बाद, एक दिन बाद क्या किया गया, कमेटी गठित की गई। और उस कमेटी को जो फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडिया के, ओके, रामनाथ कोविंद जी, उनके चेयरमैनशिप में उसको फॉर्मेट किया गया या उसको गठन किया गया, ठीक है। उसमें 8 सदस्य हैं। अभी डिटेल में हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलो उधेड़ते हैं इस टॉपिक को, वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, एक छोटा सा सीन क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए। जस्ट इमेजिन कि भाई अभी इलेक्शन हुआ सेंट्रल लेवल पे, केंद्र सरकार, इमेजिन करिए केंद्र सरकार का इलेक्शन हुआ, ओके, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद रिजल्ट आए, ओके, और उसके बाद सरकार का गठन हुआ। और गठन होने के बाद मंत्रालय, शपथ, मंत्रालय का एलोकेशन, ठीक है ना, अलग अलग पोर्टफोलियो एलोकेशन जो हो रहा है सबका, तो इन सब में लगभग 2-3 महीने का समय लग गया, ठीक है। ओके, अब सरकार जब काम करने के लिए रेडी हुई, तब क्या हुआ, कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद पता चला कि 2-3 राज्यों में और इलेक्शन है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, उन राज्यों के इलेक्शंस के लिए भी इनका फोकस कहां चला जाएगा, उन राज्यों पे चला जाएगा, ठीक है। अब वहां पे कैंपेनिंग और बाकी चीजें, प्रचार प्रसार, ये सब पे ध्यान ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो फिर इसमें क्या हुआ, अब इनका फोकस हट गया मेन मुद्दों से, आ गया उन स्टेट असेंबली इलेक्शंस पे। ओके, उनका इलेक्शन होता है अगेन, 1-1.5 महीने तो लग गया इलेक्शंस में, रिजल्ट आने में, ठीक है। देन वो भी इसी तरीके से 1-1.5 महीने आगे का काम, यानी 2-2.5 महीने उनका भी काम धाम ठप रहा। इलेक्शन हुआ, उसके बाद नई गवर्नमेंट बनी, जो भी बनी, ओके, एंड देन फिर वो एलोकेशन हो रहा है सबका, मंत्रालय वगैरह, ठीक। तो उसके कुछ समय बाद ये 3-4 राज्यों का इलेक्शन हुआ। कुछ समय बाद पता चला कि अभी 4-5 राज्य और हैं लाइन में, उनका भी इलेक्शन है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, फिर से उन राज्यों पे फोकस करेगी जो दूसरे राज्य में होने वाले इलेक्शन है। तो ये चरण जो है, ये प्रक्रिया, ये क्या कर रही है, इलेक्शंस की फ्रीक्वेंसी जो बार बार ये आ रही है, बढ़ रही है, उसमें जो केंद्र सरकार है उसका ध्यान हटा रही है मेन मुद्दों से, और कहां फोकस कर रही है, उन स्टेट इलेक्शंस पे फोकस कर रही है, ठीक है। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा, डेवलपमेंटल जो काम है, हमारे विकास की जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी। नीतिगत निर्णय जो होते हैं, आपको पता होगा कि भाई जब इलेक्शन होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, देन उसको क्या करते हैं फिर कि उसको फॉलो करने के लिए नए नीतिगत निर्णय नहीं लेने पड़ते हैं, कोई नए ऐसे कार्य, कोई नया जो पॉलिसी, इनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया कि इसेंशियल सर्विसेज रुक जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है। इससे हमारी न केवल आम जनमानस प्रभावित हो रहा है, उन सोशल सर्विसेज प्रभावित होते हैं, बल्कि क्या होता है भाई, हमारा इकोनॉमी भी इंपैक्ट होता है। क्लियर है? तो ये सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो यही इसी समस्याओं को, जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन, अलग अलग टाइम पे अलग अलग राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, केंद्र का अलग हो रहा है, राज्यों का अलग हो रहा है। अभी रिसेंटली बात किया जाए तो 2023 में, ठीक है, हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के, जैसे नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ओके, एंड फिर हम बात करें कर्नाटका, इन सब के इलेक्शन हुए। आने वाले अभी 2023 के लास्ट में फिर ये कुछ अदर स्टेट के इलेक्शंस हैं, ठीक है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ऐसे में क्या है कि भाई
यही चीज फिर से होएगी कि केंद्र सरकार का ध्यान इन राज्यों पे लग जाता है, ठीक है, मेन मुद्दे फिर दूसरी साइड में हो जाते हैं, ठीक। तो इसके लिए एक ये वन नेशन वन इलेक्शंस का आइडिया लाया गया, ठीक है। हालांकि ये जो है हमारे लिए नया नहीं है, ओके, नया नहीं है, ये पहले भी हमारे यहाँ हुआ था, अभी हम बैकग्राउंड में इसको देखेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शंस को पहले डिफाइन करें, ये है क्या, ये सिंपल सा एक आइडिया है जिसमें हम बात करते हैं कि एक देश के अंदर केवल एक चुनाव होना चाहिए, ठीक है ना। एक चुनाव कहने का सेंस कि एक ही समय पे, ठीक है ना, एक ही समय पे चुनाव होना चाहिए, उसी दिन ही लोकसभा का भी चुनाव हो और उसी दिन ही स्टेट असेंबली का, विधानसभा का भी चुनाव हो, ठीक है, ताकि वोटर्स को भी सुविधा रहे, ओके। वो एक ही दिन जाएं, एक समय पे क्या करें, पहले केंद्र सरकार के लिए वोट करें, यानी वो केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं, एंड देन फिर राज्य में किसकी सरकार चाहते हैं उसके लिए वोट कर दे, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन इसी कॉन्सेप्ट का नाम है, ओके। ये वर्ल्ड वाइड कुछ 2-3 देश जो है वहां पे अभी भी चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बेल्जियम की बात करूं मैं, साउथ अफ्रीका की बात करूं, ठीक है ना, स्वीडन की बात करूं, इन कंट्रीज में ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, ओके। तो वन नेशन वन इलेक्शंस ये हमारा आज का टॉपिक है। आओ इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग, चले। तो भाई देखिए, रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए आया, गवर्नमेंट ने सेटअप किया एक क्या कहते हैं कमिटी, 8 मेंबर कमिटी, जिसमें कि 8 सदस्य हैं भाई आपके। और ये कमेटी किसके प्रेसिडेंटशिप में आई या चेयरमैनशिप में आई, तो ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडिया के, श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके अंडर में ये है, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, ओके। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक। तो इसने इसको क्यों गठित किया गया है, एग्जामिन करना है और किसको रिकमेंडेशन देना है, किस पर भाई, साइमल्टेनियस इलेक्शन पे। साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब एक ही समय पे होने वाले जो इलेक्शन है, वही वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पे इसको क्या करना है, रिकमेंडेशन देना है, उसको एग्जामिन करना है, ठीक है। और उन सभी चुनौतियों को, उन सभी इंप्लीकेशंस को दूर करने के लिए सुझाव हल प्रदान करना है, ठीक है ना। तो किसके, लोकसभा, वेट अ सेक, लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, अरे यार तो म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, इन सभी के इलेक्शंस की बात की जाए। अभी रिसेंटली हम लोग देखें, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में अगर हम बात करें, जब ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट सामने आया इस मीटिंग कमेटी के गठन के बाद, तो सबसे पहले सामने आए फ्रंट पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। और उन्होंने इसका स्वागत किया, और उनके ही शब्द के अनुसार मैं अगर बताऊं तो उनके अकॉर्डिंग क्या है भाई, कि लोकसभा राज्य असेंबली, जनरली अभी बोला जा रहा है लोकसभा राज्य असेंबली जो है उनके इलेक्शन, लेकिन उनके अकॉर्डिंग क्या है, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के इलेक्शन भी साथ में ही हो, ठीक है ना, ताकि एक ही साथ सारा चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाए और फिर नेक्स्ट 5 ईयर तक हम डेवलपमेंट कार्यों में लगे रहें, इन्वॉल्व रहें, सारा फोकस किस पे हो, इन सभी कार्यों पे हो, देश की प्रगति एवं विकास के लिए हो। क्लियर है, ओके। तो इस 8 मेंबर कमेटी का गठन किया गया, क्लियर। आगे चले हम लोग देखें इस 8 मेंबर कमेटी में कौन कौन है। पहले तो चेयरमैन हो गए हमारे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, वेट अ सेक। दूसरा इसमें देखें और कौन कौन लोग हैं, ये 8 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें, कांग्रेस एमपी हैं अधीर रंजन चौधरी जी, ओके। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑल्सो इंक्लूड है इसमें। एक्स राज्यसभा, फॉर्मर जो है राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, ओके। एंड 15th फाइनेंस कमिश्नर जो है आपके एनके सिंह, वो भी इसके मेंबर हैं। फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा सुभाष कश्यप, ये इसके मेंबर हैं, ओके। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे एंड फॉर्मर सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है, ठीक है ना, उसके कमिश्नर है संजय कोठारी, वो फॉर्मर कमिश्नर, वो भी इसके मेंबर है। तो ये 8 लोग जो है इस कमेटी में, इस पैनल में हैं, और यही डिस्कस करेंगे इस मैटर पे, क्या क्या चुनौतियां हैं, उन सभी के सुझाव ये लोग प्रदान करेंगे, ठीक है, ओके। आगे चले हम लोग इसमें कुछ बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं इसके बारे में, कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या ये पहले भी आया था। तो देखें, इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन जब हुआ हमारा 1951,
25 अक्टूबर एंड 21 Feb 1952, लगभग 100 डेज का ये टाइम फ्रेम था, उसमें ये चलता, ठीक है ना। उसके बाद ये जो इलेक्शन था, ठीक है ना, यही हमारा पहला साइमल्टेनियस इलेक्शन था। तो इसको, यही हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो कि ये हमारे लिए नया नहीं है, आज ये पुराना है। हम जो हमारा पहला इलेक्शन था वो उसी कॉन्सेप्ट पे ही हुआ था, ठीक है। ओके, फ्रॉम 1951 टू 1967 साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया में नॉर्मली ये चलते थे आपके, ठीक है। ये साइकिल ये 1959 में फर्स्ट टाइम ब्रोक हुआ। 1959 में पहली बार ये टूटा जब केरला में आर्टिकल 356 के तहत क्या प्रेसिडेंट रूल जो है आपका लगाया गया, राष्ट्रपति शासन उसको लगाया गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, वहां की विधानसभा उसको डिसॉल्व कर दिया गया। ओके, तो ऐसे में क्या हुआ, वो जो सिंक्रोनाइजेशन था ना लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी राज्यसभा कह रहा हूं, लोकसभा और राज्य विधानसभा, ओके, इन दोनों के इलेक्शन का जो सिंक्रोनाइजेशन था वो यहां पे टूट गया केरला के साथ। ओके, आगे फिर अगर हम बात करें प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ सम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 1968-69 में हम देखेंगे कई और राज्यों में भी इस तरीके के डिसोल्यूशन हुए, वहां की विधानसभाएं क्या हुई, भंग हुई। ओके, बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, कई जगह दल बदल जैसी चीजों को शामिल आधार बने, कई जगह हम बात करें वहां पे आर्टिकल 356 लगाया गया कि वहां की जो मशीनरी है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रही है या फेल्ड है काम करने में, इस बेसिस पे। ओके, कई जगह ऐसा हुआ क्या कि जो पार्टी है वो, जैसे गठबंधन की सरकारों का निर्माण होना शुरू हुआ, देन फिर वो क्या होने लगे, अपने बेनिफिट्स के लिए एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में, इस तरीके से। ओके, और कुछ नए राज्यों का भी धीरे धीरे गठन होता है इसी समय पे, ठीक है ना। तो अब ऐसे अलग अलग राज्यों का गठन हो रहा है, कहीं कहीं पे डिसोल्यूशन हो रहा है, बीच में ही विधानसभाएं भंग हो जा रही हैं, ठीक है। तो जो पहले हमारे यहाँ प्रक्रिया साइमल्टेनियस शुरू हुई थी, एक साथ शुरू हुई थी, अब क्या हुआ, वो अलग अलग हो गई, ठीक है ना। उनका सिंक्रोनाइजेशन क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। ओके, 1970 में बात करें हम, जो हमारी 4th लोकसभा थी, ठीक है ना, वो भी डिसॉल्व हो गई प्रीमेच्योरली, अपने समय से पहले ही वो डिसॉल्व हो गई। ओके, 21 Feb 1967 से 1970 तक वो चली थी और उसके बाद वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं हमारी लोकसभा अभी भंग हो गई, ठीक है ना। तो इसका अदर राज्यों के साथ जो बना हुआ था अभी सिंक्रोनाइजेशन, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, इसने जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इन चैलेंजेस ने। करेंटली अगर हम वर्तमान में बात करें, कुछ स्टेट असेंबली हैं जहां पे अभी भी लोकसभा के इलेक्शन के साथ क्या होता है, वहां के विधानसभा इलेक्शन होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, ओके, दूसरा है आपका सिक्किम, ओके, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ये 4 राज्य भाई ऐसे हैं जहां पे अभी भी वही इनका जो इलेक्शन है, स्टेट असेंबली इलेक्शन है, वो किसके साथ होता है, लोकसभा के इलेक्शन के साथ ही होता है। दैट्स मीन कि 2024 नेक्स्ट ईयर लोकसभा इलेक्शन है, इनका भी इलेक्शन नेक्स्ट ईयर ही होगा, ओके ना। तो ये तो चलो सपोर्ट में है एक तरीके से, उसी फ्रेम में बने हुए हैं वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट में, ओके। चले, तो ये कुछ इसके बैकग्राउंड की बात थी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हैज द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस पोल्स हैज बीन एक्सप्लोर्ड बिफोर, ओके। तो क्या ये पहले भी था हमारा, तो या ये जो आइडिया आया, ये आइडिया आया क्या अभी आया या पहले भी इस पे कुछ विचार ऐसे व्यक्त किए गए थे? तो हाँ, इस पे देख लेते हैं। 1983 में इलेक्शन कमीशन जो था इंडिया का, ओके, उसने सजेस्ट किया था वन नेशन वन इलेक्शंस के लिए। देन उसके बाद आते हैं 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके हेड थे जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, ओके। इन्होंने भी रिकमेंडेशन, इनकी 170th रिपोर्ट जो आई थी लॉ कमीशन की, उसमें क्या बोला था, वी मस्ट गो बैक टू द सिचुएशन वेयर द इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर हेल्ड एट वंस, ओके। दैट्स मीन इट डिफाइन वन नेशन वन इलेक्शन, ओके। ये किसकी बात कर रहा है भाई, कि ये कह रहे हैं कि हमको वन नेशन वन इलेक्शंस वाले कॉन्सेप्ट के साथ फिर से जाना चाहिए, ओके। एंड ऑल्सो सजेस्ट 2 फेज, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला है, दैट इज
टू फेज इलेक्शन, ओके ना, टू फेज। उन्होंने बोला जैसे अभी चर्चा में चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि भाई ये एक समय में ना हो बल्कि दो फेज में हो तो ज्यादा इजी रहेगा। ओके, दो फेज में होने कब हो, एक तो ड्यूरिंग मिड टर्म एंड एंड टर्म ऑफ लोकसभा। कब कब हो, मिड टर्म एंड टर्म ऑफ लोकसभा। मिड टर्म में कहने का सेंस ये है कि जब लोकसभा का क्या होता है, चुनाव हो गया, लोकसभा गठित हो गई, ठीक है ना, केंद्र सरकार चल रही है, उसके 2.5 महीने बाद हम क्या करें, मिड टर्म इलेक्शन होगा, ठीक है ना। मिड टर्म इलेक्शन में जो जो राज्य है, राज्य असेंबली जहां पे उनका टेन्योर पूरा होने वाला है या हो चुका है, उनको क्या किया, उनका इलेक्शन करा दिया हमने मिड टर्म में। और जो अभी नहीं उनका क्लोजिंग टाइम है उसको हम लोग एंड टर्म में, यानी जब इलेक्शन किसका, लोकसभा का इलेक्शन का टाइम आएगा तो उसको एंड टर्म में हम लोग उन विधानसभाओं का इलेक्शन उसी के साथ कराएंगे, ठीक है ना। तो ये लॉ कमीशन जो 1999 का था, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने, उन्होंने ही क्या किया था, इसको सजेस्ट किया था, ठीक है ना। ओके, इन 2015 की बात करें भाई, एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई, ओके, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस। ये एक स्थायी समितियां होती हैं, ओके, कौन सी, पर्सनल पब्लिक एंड लॉ एंड जस्टिस, ठीक है ना। उसने क्या किया भाई, रिपोर्ट प्रिपेयर किया और उसने बताया इसकी फिजिबिलिटी के बारे में, पॉसिबिलिटी के बारे में कि क्या हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो लॉ कमीशन ने ये 2015 की ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी। अभी रिपोर्ट में मैं कुछ बातें हैं छोटी मोटी, उसकी चर्चा करता हूं अगले स्लाइड में। इसके बाद 2015 के बाद लॉ कमीशन 2018 का, जो कि जस्टिस बीएस चौहान के अंडर में थी, ओके ना, वो इसके चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी इसकी वन नेशन वन इलेक्शन की। एंड बात करते हैं 2018 में अगेन नीति आयोग, नीति आयोग ने भी भाई इसको सजेस्ट किया कि हाँ ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। सजेस्ट क्या किया इसने भी, जैसे लॉ कमीशन ने बोला था वैसे इसने भी बोला कि भाई इलेक्शन वन टाइम में ना होके टू फेज में होना ज्यादा सही है। टू इलेक्शन, टू फेज में इलेक्शन, लोकसभा किसके साथ भाई, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो नीति आयोग ने बोला उसमें जो टू फेज इलेक्शन होगा, देखिए यहां पे टू फेज में था, एक मिड टर्म था, एक एंड टर्म था। यहां पे बोला कि जब लोकसभा का स्टार्टिंग होगा, यानी लोकसभा का पहला इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन, उसके साथ एक तो होना चाहिए विधानसभा के इलेक्शंस और एक मिड टर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। यानी 2.5 साल बाद जो राज्य उस टाइम फ्रेम में है उसका इलेक्शन करा देना चाहिए, ठीक है। तो उसने स्टार्टिंग को और मिड टर्म को लिया, जबकि उसने मिड और लास्ट टर्म को लिया था। क्लियर है, ओके। तो ये नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने इस चुनाव के प्रक्रिया के बारे में टू फेज कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, ओके। 2015 जो स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट है उसके क्या क्या खास बातें थी, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, उसने कहा कि भाई अगर हम ये अपनाते हैं तो ये हमें क्या क्या चीजों में हेल्प प्रोवाइड करेगी, क्या क्या चीजों को कम करेगी। ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा इनको। अरे यार, ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान से देखिए इनको, कि इसको हम बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैसिव एक्सपेंडिचर दैट इज करंटली इनकर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ सेपरेट इलेक्शन, ओके, इसके अकॉर्डिंग हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्या रिड्यूस कर सकते हैं, मैसिव एक्सपेंडिचर को, ठीक है। अभी अगर हम बात करें एक दिल्ली बेस्ड एक मीडिया सेंटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के हैं जो रिसर्च करते रहते हैं, इन पे अपनी जो इलेक्शन और इन पे होने वाले खर्चे होते हैं इन सब पे बात करते रहते हैं वो लोग। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी रिपोर्ट जो आई उसमें बताया गया कि भाई जो 2019 का इलेक्शन हुआ था ना, 2019 का इलेक्शन, उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। बट अगर बात करें हम ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 10,000 करोड़, ठीक है। लेकिन अनऑफिशियल डेटा क्या बताता है कि जो ये इलेक्शन के दौरान 2019 का जो इलेक्शन था, लोकसभा इलेक्शन, उसके दौरान 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ठीक है ना। और वहीं पे मैं एक पॉइंट, एक मैंने मुझे आर्टिकल मिला न्यूज़पेपर में जिसमें दिखाया क्या कि भाई जो उसी समय 2016 आई थिंक, हाँ
जब वहां पे यूएसए का इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट, ओके, तो उस समय वहां पे होने वाला जो खर्च था वो इंडिया के इलेक्शन से भी काफी कम था, ठीक है ना। वो लगभग 6 पॉइंट समथिंग बिलियन था, यहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर था, ओके। तो ऐसे में अगर हम बात करें जो एक्सपेंस है, ठीक है, ये तो केवल केंद्र सरकार का था ना भाई, ओके, और राज्यों का अगर हम जोड़ दें अलग अलग तो वो एक्सपेंडिचर कितना हो सकते हैं आप एज्यूम भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पहली चीज तो ये कि इस एक्सपेंडिचर को हमारा कम करेगा, हमारे खर्चे जो होंगे वो कम होंगे, उन पैसे वो जो बचेंगे उसको हम अदर कार्यों में लगा सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, द पॉलिसी पैरालिसिस की संभावनाएं हो सकती है। क्या होता है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है इलेक्शन के टाइम पे, तो न्यू पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले पाते, नीतिगत निर्णय नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो इसेंशियल सर्विसेज होती हैं या कुछ जरूरी कार्य होते हैं उनको नहीं कर पाती है सरकार, ठीक है। दूसरी चीज, द इंपैक्ट ऑफ डिलीवरी इसेंशियल सर्विसेज, इस पे इंपैक्ट पड़ते हैं, ठीक है ना। बर्डन ऑन क्रूशियल मैन पावर दैट इज डिप्लॉयड ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, ओके। अगर हम बात करें मैन पावर की, तो मैन पावर में भाई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत सारे डिप्लॉय होते हैं अलग अलग रीजन में, ठीक है, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वो हमारा रिड्यूस होगा जो बर्डन है उन पर, ठीक है। पता चला कि हर महीने ही हमने किसी ना किसी राज्यों में इन सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा रखा है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, ओके, और हमारी ये जो मशीनरी है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, वो भी लगातार वो इंक्लूड रहती है। पता चला आज यहाँ इलेक्शन है वहां पे लगे हैं, फिर कल वहां इलेक्शन है वहां पे लगे हैं, ठीक है। तो उस पे ये जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। उन पे होने वाले जो खर्च है उनके डिप्लॉयमेंट में, उनके ट्रेनिंग में, अदर एक्टिविटीज में, वो सब खर्च भी यहाँ पे रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग कमेटी ने बोला था, ठीक है, और इसको हम वन नेशन वन इलेक्शन वाले बेनिफिट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। हालांकि ये जो रिपोर्ट आई उस पे अपोजिशन पार्टी वालों ने थोड़ा सा विवाद व्यक्त किया और उन्होंने इस आइडिया को बताया इट इज इम्प्रैक्टिकल एंड अनवर्केबल, ठीक है। और इसको कुछ लोगों ने, जैसे मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, बट कुछ लोगों ने इसको एंटी डेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला, ठीक है। तो ये सारे विपक्षी दल थे जिन्होंने इसको इस तरीके से डिफाइन किया, ओके। चले नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं सीधे पॉइंट पर। वन नेशन वन इलेक्शंस के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ओके। फर्स्ट, द रूलिंग पार्टी विल बी एबल टू फोकस ऑन लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस rather than having to be in campaign mode always, ठीक है ना। अगर हम एक ही समय में सभी राज्य और केंद्र सरकार का इलेक्शन करा देते हैं तो उस 1-2 महीने के कार्य मतलब इस फ्रेम में ये काम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर तक क्या होगा, गवर्नमेंट जो होंगी राज्यों की भी और केंद्र की भी, वो क्या करेंगी भाई, अपने जो लेजिस्लेटिव वर्क है और गवर्नेंस पे फोकस करेंगी, ठीक है ना। इफेक्टिव गवर्नेंस होगा और हमारी जो इससे क्या कह सकते हैं उसको हम लोग कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा जो विकास है, ये अवरुद्ध ना होके ये एक रफ्तार में आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, और कॉन्टिन्यूटी बनेगी उसमें, ठीक है। और पॉलिसी पैरालिसिस जैसी घटनाएं या संभावनाएं जो होंगी वो काफी कम हो जाएंगी, ठीक है। पॉलिसी का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगा, इफेक्टिव उसका रिव्यू होगा, ठीक है ना। और जो हमारे पास बजट भी होंगे वो हम इफेक्टिव तरीके से एलोकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा गवर्नमेंट का फोकस उन सब चीजों पे बनेगा इसके आने से। दूसरी चीज है रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ रिसोर्सेज। अभी मैंने उसकी बात की कि वो रिसोर्सेज जो है एक्सपेंडिचर वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कुछ वही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ 60,000 करोड़ रुपए, दिस इज ह्यूज अमाउंट, ओके ना। तो इतना स्पेंड हुआ था। continuity in policies and programs and timely executions, okay। अगर हम बात करें policies and programs की तो उनकी continuity, जैसे अभी हमने इसमें बात की governance वगैरह में, कि उनकी continuity क्या रहेगी, policies program की बनी रहेगी और उनका timely execution होगा, okay। अदरवाइज क्या होता है इलेक्शन टाइम में, अब पता चला कि सारे ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए हैं भाई इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, क्लियर है। अब दूसरी चीजों पे जो पॉलिसी, उनका काम जो मेन था पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ओके, उस इंप्लीमेंटेशन वर्क को छोड़ के वो लोग इन्वॉल्व हो गए किसमें, कंडक्ट कराने में इलेक्शंस को, ठीक है। तो ऐसे में ये समस्या खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन क्या करता है, आपको कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड कराता है पॉलिसी और उनके इंप्लीमेंटेशन में, ठीक है ना।
इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस की एफिशिएंसी बढ़ेगी इससे, सही बात है। ओके, इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी विल बी रिड्यूस, अलग अलग समय में अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो काला धन होता है, ब्लैक मनी होता है, ओके, ऐसा धन जो टैक्सेबल इनकम से बचा के, यानी टैक्स से बचा के रखा गया, छुपाया गया है या अदर सोर्सेज से आया, अब इन पैसों को कहां, उसको यहीं इन्हीं कार्यों में लगाया जाता है। ठीक है, चुनाव प्रचार प्रसार में देखते हैं आप लोग कि हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार चल रहा है, यहां से वहां मूवमेंट हो रहा है, होर्डिंग लग रही है बड़ी बड़ी, देश भर में मीडिया चैनल, टीवी, न्यूज़पेपर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सोशल जो प्लेटफॉर्म्स है वहां सब पे, तो भाई इन सब में खर्चा आता है, और ये खर्चा कहां से पूरा होगा, वो इन पैसों को लगाया जाता है। ठीक है ना, तो अलग अलग समय में लग रहा है, तो ज्यादा पैसा अगर एक ही समय में लग रहा है तो उस ब्लैक मनी को हम रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है ना, कंप्लीटली रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसको हमारी इकोनॉमी में इन्वॉल्व होने से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है ना, दूसरी चीज, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स, वही बात कि हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब सरकारी जो अधिकारी हैं, ओके, और जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को अपने रूटीन वर्क छोड़ के इन पर काम करना पड़ता है। ठीक है ना, अपना जो कीमती समय है वो इन कार्यों में काफी लंबे समय तक देना पड़ जाता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उन पे एक तो डाइवर्जन होता है, दूसरा बर्डन पड़ता है, साथ ही साथ हम लोगों को अलग अलग टाइम फ्रेम में जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उनको अलग अलग एरिया में डिप्लॉय करना पड़ता है। तो ये सारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, एक्स्ट्रा बर्डन है, ओके, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कुड पोटेंशियली रिड्यूस फोर्स ट्रेडिंग, ओके, इसके वन नेशन वन इलेक्शन से हम हॉर्स ट्रेडिंग जैसी घटनाओं को भी, जैसी गतिविधियों को भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है, इसको पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, व्हेन अ पार्टी पोचेस मेंबर फ्रॉम अदर पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ओके, अगर कोई पार्टी, हम रिसेंट इसको देख सकते हैं, आए दिन ये सब होता रहता है। ठीक है ना, अभी 2018-19 में कर्नाटका वगैरह में देख लें। ठीक है, इसमें क्या है, हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब समझिए कि कोई एक पार्टी है, इलेक्शन के बाद अब वो क्या कर रहे हैं भाई, उनको गवर्नमेंट बनानी है। ठीक है, अब उनके पास अभी मेजॉरिटी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, जो अपोजिशन वाले हैं, अपोजिट पार्टी वाले हैं, उनके जो मेंबर है उनको खरीद लिया उसने। ठीक है ना, और खरीद के अपना यहाँ पे संख्या उसने बढ़ा ली, और संख्या मेजॉरिटी में आके उसने गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर लिया। ओके, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग। तो इस घटनाओं को भी रोका जा सकता है अगर एक साथ इलेक्शन होगा। ठीक है ना, ओके, चले आगे चलते हैं हम लोग। अब भाई वन नेशन वन इलेक्शंस के सामने कौन कौन से चैलेंजेस है, कंसर्न है, उन कंसर्न पे बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला कंसर्न सबसे बड़ा जो फेडरल प्रॉब्लम है। ओके, देखिए हमारा जो संघीय व्यवस्था है, ओके, उसमें अगर हम बात करें, आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है इन द सेंस बिकॉज इट डिफाइन दिस प्रोसेस लाइक एज वन नेशंस थ्योरी। ठीक है ना, जिसमें कि स्टेट जो है उसको थोड़ा सा उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर कम फील होती है, और सेंट्रलाइजेशन जैसी चीज अवधारणा ज्यादा दिख रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल 1 कह रहा है कि संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, उस अवधारणा की ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी फील हो रहा है। ठीक है ना, तो इसी चीज को इसमें फेडरल प्रॉब्लम ये यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये एक चिंता का विषय है। ठीक है, ओके, कुछ हमारे अगर हम बात करें जो इसी में, जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होगा, ये इसको इंप्लीमेंट करना भी टफ होगा इसी वजह से, बिकॉज इट वुड मीन आर्बिट्ररी कर्टेलिंग और एक्सटेंडिंग द टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेचर। ठीक है ना, जो हमारे विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाएं, उनके जो कार्यकाल हैं भाई, जो चल रहे हैं, मान लो अभी ये लागू हो गया, ठीक है, 18 से 22 सितंबर को हमारा जो स्पेशल सेशन है उसमें ये बिल पास हो गया। ठीक है, इसको लागू कर दिया गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है लोकसभा, उसके साथ क्या करेंगे, सभी राज्यों के इलेक्शंस को करा दिया जाए। ठीक है, तो भाई पता चला अभी इस साल 2023 में कुछ राज्यों में इलेक्शन हुआ, सरकार बनी, जैसे मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे कि
उनका तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट बना, रिसेंटली इलेक्शन हुआ, नेक्स्ट ईयर फिर उनकी विधानसभाओं को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उन राज्यों की अथॉरिटी, उनकी पावर पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, विच इज द इश्यू अगेंस्ट फेडरलिज्म, ओके ना। ओके, तो ये एक समस्या का मुद्दा है, इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी चीज है, रीजनल पार्टी विल बी एट डिसएडवांटेज। ऑब्वियस है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ, अगर केंद्र सरकार के साथ राज्यों के इलेक्शंस हो रहे हैं तो इसका जो रीजनल पार्टी है, छोटी पार्टी है, उन पे डिसएडवांटेज होगा, वो डिसएडवांटेज में होंगे, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है उन पे। हो सकता है कि जो एक लहर होती है ना, उसी लहर में जो राज्यों में भी क्या हो जाते हैं कि उनकी गवर्नमेंट भी उसी में बह जाए, और जो रीजनल पार्टी है वो अपना प्रभुत्व ना बना पाए, अपनी स्टेटस, अपना लेवल गवर्नमेंट में ना बना पाए, और वो वहां से वो गायब हो जाए, ठीक है, धीरे धीरे। ओके, तो ऐसे में इन रीजनल पार्टियों के सामने भी बहुत बड़े चैलेंज खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। अब रीजनल पार्टियों के सामने अगर चैलेंजेस होंगे, रीजनल पार्टी भाई क्या होती है, रीजनल पार्टी किसी एरिया, किसी क्षेत्र, ओके, वहां के जो आधारभूत मुद्दे होते हैं, वहां की समस्याएं होती है, उनको वो लेके खड़े होते हैं, ठीक है। अगर उन समस्याओं को ये पार्टी ऊपर तक नहीं पहुंचाएंगे तो ऊपर तक इनकी बात नहीं पहुंचेगी, समझ रहे हैं। ओके, तो ऐसे में ये एक डेवलपमेंट कार्यों के लिए, एक डेमोक्रेसी के, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के सामने एक चैलेंज क्रिएट कर सकता है। क्लियर है? ओके, तो ये एक बड़ा कंसर्न का विषय है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हैविंग टू फेस इलेक्शन मोर देन वंस एवरी 5 ईयर इनहैंस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन एंड कीप। देखिए, ये एक थोड़ा सा दूसरे वे में है। ऐसे समझिए कि वन नेशन वन जो इलेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग कि भाई एक समय पे सभी राज्य और केंद्र सरकार का इलेक्शन हो गया, ठीक है। अब 5 साल के लिए क्या हो गया, उनका कार्यकाल हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, उनको ये है कि चलो अब 5 साल तक हमको कोई चिंता नहीं है, आराम से हम लोग काम धाम करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पता चला कि भाई नहीं, कुछ दिन बाद जैसे वर्तमान में चल रहा है कि भाई अगले साल उस राज्य में इलेक्शन है, फिर अगले साल उस राज्य में इलेक्शन है, तो जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग पार्टियों की, वो लोग क्या होगा कि थोड़े से अवेयर रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, वो अकाउंटेबल रहेंगे टू द पीपल, टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके ना, ताकि वो उन सभी कार्यों को अच्छे ढंग से कर पाए, ठीक है। अगर ज्यादा अच्छा ढंग से अपनी गवर्नमेंट को वो चलाएंगे, तभी वो अदर राज्यों में भी अपनी जगह बना पाएंगे, ठीक है। तो वो अकाउंटेबिलिटी के लिए उनके सही होती है। लेकिन वन नेशन वन प्रोग्राम, वन इलेक्शन जब आ जाता है तो ऐसे में उनके सामने ये अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, वो फ्री हो जाता है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज का विषय है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। सेपरेट इलेक्शन अलाउज सिटीजन्स टू एड्रेस नेशनल एंड स्टेट इश्यूज सेपरेटली। ओके, जो सेपरेट इलेक्शन जैसे वर्तमान में होते रहते हैं, तो वही अभी मैंने बात की थी कि ये सिटीजन्स को क्या कर रहे हैं भाई, नेशनल और स्टेट इश्यूज को अलग अलग इसको उठाने के लिए क्या होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म, अवसर प्रदान करते हैं। क्लियर है? ओके, अब राज्यों में इलेक्शन हो रहा है तो हम राज्य के मुद्दे उठा रहे हैं, केंद्र में इलेक्शन हो रहा है तो हम केंद्र के मुद्दे उठा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में, भाई महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अलग अलग मुद्दे हम लोग अलग अलग लेवल के उठा सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो रीजनल मुद्दे वहां पे खत्म हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे, किसके सामने, नेशनल मुद्दों के सामने। क्लियर है? ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑल्सो कॉम्प्लेक्सिटीज कुड अराइज इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट। एक समस्या ये भी आ सकती है, मान लो वन नेशन वन प्रोग्राम हमने लागू कर दिया, अब ऐसे में क्या होगा, अगर मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट क्या हो गया, कोलैप्स हो गया या डिसॉल्व हो गई उसकी विधानसभा, ओके ना, तब क्या होगा। क्लियर है? ओके, तो ये सारे कंसर्न जो है, इन पे ही विचार करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है, 8 मेंबर्स कमेटी जो है, ओके ना। तो ये दूसरा जो कंसर्न है हमारे सामने, वो लॉजिस्टिक चैलेंज का है। लॉजिस्टिक चैलेंज यानी हम बात करें जैसे ईवीएम मशीन होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है ना, और वीवीपैट हो गया आपका, वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन, ओके ना। ये मशीन जो है वर्तमान में जो है
ओके, इनकी जो स्ट्रेंथ है उसके भी डबल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होगी जब हम वन नेशन वन इलेक्शन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, और अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें आई थिंक इलेक्शन कमीशन का ही, जिसमें उसने बताया कि जो ये मशीन है ईवीएम वगैरह, इनका जो कार्यकाल होता है, मतलब इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 15 साल तक का रहता है, ठीक है। यानी ये 3 टर्म में अपना काम करे, 5-5 साल का मान लें अगर, 5 या 15, 3 साल के लिए ये है। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा उनको, मेंटेनेंस करना पड़ता है, बाकी चीजें। तो पता चला कि फिर हर 15 साल पे एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो वर्तमान में चल रहा है जो प्रक्रिया, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ईवीएम और वीवीपैट मशीन है उनके लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए का खर्चा आया, ठीक है। अब इसका डबल कर दिया जाए और वो हर 15 साल पे फिर वही डबल डबल होता रहे, तो ये एक जो खर्चे को हम कम करने की बात, एक्सपेंडिचर को कम करने की बात कर रहे हैं, वो यहां पे कम दिखाई नहीं देता। तो ये भी एक चिंता का विषय है, इस पे भी विचार करना चाहिए। क्लियर है। लीगल चैलेंजेस में देख लेते हैं क्या है। तो लॉ कमीशन, भाई अभी रिसेंटली 2018 का जो लॉ कमीशन है 2018 का, इसमें क्या हुआ, जो जस्टिस बीएस चौहान इसके हेड है, ओके, उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में बात की, जिसको बताया कि ये नॉट फिजिबल, अभी ये व्यवहार्य नहीं है, इसको लागू नहीं किया जा सकता। किस, जो वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारा, जो मशीनरी है, जो हमारा सिस्टम है, उसमें इस कॉन्सेप्ट को लागू नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कुछ अमेंडमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ओके, वो अमेंडमेंट कौन से हैं अभी बात करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करें, उन्होंने बोला क्या कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें भी क्या करना होगा, हमें को अमेंड करना होगा, ठीक है। एंड रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज रिक्वायर अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स, इनमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उनके रूल्स हैं, जो प्रोसीजर है, उनमें अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराए जा सके, ठीक है। एंड इस कमीशन ने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया, उसको ध्यान से देखिएगा। रिसीव, इस रिकमेंडेशन की जो है उसको रिसीव रेटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट असेंबली विच में नॉट बी इजी टास्क। ओके, यानी वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको जब लागू करना होगा तो लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि कम से कम 50% राज्यों से सहमति, रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा। ओके, और जब तक वो रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक इसको लागू ना किया जाए, ठीक है। ओके, क्योंकि भाई फेडरलिज्म है, ओके, बिना उनकी सहमति के उन पे थोपा नहीं जा सकता है। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, ये भी एक बहुत टफ टास्क है, ओके, कि सभी 50% लोग मान जाए। ओके, चले आगे चलते हैं हम लोग। वे फॉरवर्ड में देख लेते हैं जल्दी से। कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू करना होगा हमको, जो हमारा संविधान है, ओके, उसकी समीक्षा करनी होगी गहनता से, एंड जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट होंगे उनको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ओके, उन अमेंडमेंट्स में मैं देख लूं, देखिए कौन कौन से अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। जैसे आर्टिकल 83(2) ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ओके, जिसमें लोकसभा इनके कार्यकाल की बात की गई है, 5 साल है। उसके बाद 85 डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभाओं का कार्यकाल। 174 उनका डिसोल्यूशन, भंग करना उनको। आर्टिकल 356 इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ठीक है ना। इन सब में क्या करना होगा, हमको अमेंडमेंट करना होगा, ताकि हम एक साथ जो वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट है उसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दे पाए, ओके। और वो सभी इसमें प्रावधान ऐड कर पाए कि अगर बीच में कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसके साथ क्या किया जाए, ओके। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें भी अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और चीज क्या है भाई, इसमें आगे चलते हैं, ठीक है। इट कैन बी हेल्ड ट्वाइस इन ईयर, जैसा कि मैंने लॉ कमीशन के बारे में, नीति आयोग के बारे में बताया कि उन्होंने क्या बोला था कि ये साल में दो बार नहीं, सॉरी, हेल्ड ट्वाइस, इन्होंने साल में 2 बार बोला है। ये उसके अकॉर्डिंग क्या है, नीति आयोग और हेल्ड जो आपका लॉ कमीशन है, कि इसको 2 फेज में करना चाहिए, ठीक है ना। 2 फेज में करने से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, जो राज्य है उनको अलाइन करने में, सिंक्रोनाइज करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज है। दूसरा है क्रिएटिंग अवेयरनेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भाई यही है, क्योंकि जब तक वोटर्स
आम जनता ही अवेयर नहीं होगी, उनके कंफ्यूजन दूर नहीं होंगे, तब तक कोई भी सिस्टम क्या नहीं हो सकता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ओके, तो ऐसे में अवेयरनेस की जरूरत है, प्रॉपर उनको जागरूक किया जाए इस मैटर पे, ठीक है ना, उनकी समस्याओं को, उनके जो उलझन है उनको सुलझाया जाए कि भाई हाँ कब कैसे आप लोग इसको वोट करेंगे, केंद्र सरकार की इलेक्शन और राज्य सरकार की इलेक्शन अगर एक साथ हो रहे हैं तो कैसे कैसे कहां पे वोट करना है, ठीक है, कहां आपको फायदा होगा, क्या आपको सुविधाएं होंगी उससे। ओके, तो ये सारी चीजें उनको समझानी है और अवेयरनेस फैलाना है। बैलेंसिंग फेडरलिज्म एंड सेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना, तो जो ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो सेंट्रलाइजेशन की अवधारणा के करीब लगता है, इसको फेडरलिज्म के साथ बैलेंस करना होगा ताकि केंद्र और राज्य जो है, और हमारा आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 1 जो कहता है कि जो केंद्र है यानी हमारा भारत संघ है वो राज्यों का संघ है, ठीक है ना, ये अवधारणा बनी रहे, ये इस पे भी कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे, ठीक है ना, तो इसके लिए बैलेंस हमको ये करना जरूरी होगा। और जो सुझाव है वे फॉरवर्ड में कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का, इसको क्या करना है, इसको एक साथ पूरे देश पे लागू नहीं कर देना है, इसको सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू करना है, ग्रेजुअली धीरे धीरे हम इसको पूरे नेशन वाइड इसको लागू कर सकते हैं, ठीक है, पहले कुछ 8-10 राज्यों में लागू करें, फिर नेक्स्ट ईयर अगले 8-10 राज्यों में, फिर ऐसे करते करते उसको पूरे देश में लागू कर दिया जाए, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में। अब चलते हैं भाई कि एक जैसे मैंने रिसेंट स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडिया अगर इस तरीके के जो रिफॉर्म्स है, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो रिफॉर्म्स, ओके, अगर इस तरीके का रिफॉर्म्स कर लेता है तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है, ओके, पॉपुलेशन वाइज वहां अगेन वो एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती है, ठीक है ना। ओके, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जहां पे वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट चलता है, बेल्जियम, स्वीडन एंड साउथ अफ्रीका। अगर भारत ने ये करा तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश होगा जहां पे वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट को लागू किया जाएगा। ओके, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ठीक है। तो भाई यही था हमारा वन नेशन वन इलेक्शन, इसके हमने पॉजिटिव निगेटिव और इसकी इंप्लीकेशंस, इसकी चुनौतियों की बात की। आई होप आपको इसमें काफी कुछ चीजें जानने को मिली होंगी। ओके, ठीक है, तो आगे हमारा जो है जो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का 18 से 22 सितंबर, उसमें रिपोर्ट देखिए, इसको जो अभी कमेटी गठित हुई है ये अपनी पार्लियामेंट्री फ्लोर पर रखती है, वहां पे देखिए उस पर डिस्कशन होगा, जब वहां रखा जाएगा पब्लिक डोमेन में ये डिस्कस के लिए आएगा, बिल पास होगा, जब ये बिल पास हो जाएगा हो सकता है रेटिफिकेशन राज्यों का भी लेना पड़े, ओके, देन फिर ये लागू होगा। तो अभी ये आगे देखने का विषय है, समय पे छोड़ दिया जाए इसके कि आगे इसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के टॉपिक में इतना ही, आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।